सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक एल्केन्स। हमने अभी तक पढ़ लिए इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, क्या एल्केन्स होते हैं, जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला से हम एल्केन्स कैसे पता कर सकते हैं कौन सा है, क्या यूज है एल्केन्स का, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, कहाँ स्पेसिफिक यूजेस कौन कौन से हैं एल्केन्स के, पहली चीज ये। दूसरा, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एल्केन्स की, ये पढ़ना है। एंड तीसरा, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एल्केन्स की, जो हमें उनके बारे में पढ़ना है। सो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक आज का, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। हमने पिछले टॉपिक में पढ़े थे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि कैसे हम एल्केन्स को बना सकते हैं। उसमें हमने कई सारे प्रोसेस पढ़े थे, वोल्फ-किश्नर पढ़ा था, क्लेमेंसन पढ़ा था, रिडक्शन करके करा सकते हैं इसकी प्रिपरेशन, ये सब हमने अभी तक पढ़ा है। अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, एल्केन्स की। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स किस लिए हम पढ़ते हैं। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने का मतलब क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम उनके फिजिकल नेचर का पता कर सकें कि वो किस स्टेट ऑफ मैटर से बिलोंग करते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। अगर हम ये पता कर लेंगे तो हमारे लिए फायदा रहेगा। हम बेस्ड ऑन दिस भी अपने कंपाउंड को पहचान सकते हैं। लाइक दो कंपाउंड्स अगर मीथेन और इथेन है तो इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टेट बताती है इनका, जिसमें है कि C1 से C4 तक की जो C1 से C4 तक का जो कार्बन चेन है, मतलब मीथेन से लेकर के और इथेन तक का जो कार्बन चेन है C2H6 तक, वो क्या है, वो कलरलेस गैसेस है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, C5 से C7, C5 से C7 के पार्ट्स क्या है, कलरलेस लिक्विड्स हैं। ठीक। एंड जो हायर मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इनसे ऊपर C8, C9, C10, C11, ये सब क्या है, ये एज अ सॉलिड एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, एल्केन्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट ऑफ मैटर भी यहां पे डिवाइड कर दिया। कैसे, C1 से C4 हमने क्या बता दिया, कलरलेस गैस है। C5 से C7 मैंने क्या बताया, यहाँ पे कलरलेस लिक्विड है। देन हायर मेंबर्स जो हैं वो क्या है, सॉलिड है। ठीक। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। अब देखें दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि मॉलिक्यूलर वेट, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, कई सारे फिजिकल कांस्टेंट को एक्सप्लेन करने में। फिजिकल कांस्टेंट कैसे, मतलब जैसे इनका बाइंडिंग कांस्टेंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज भी इसमें किससे डिसाइड होती हैं, मॉलिक्यूलर वेट और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो जो भी हमें पता करना है कि वेरिएशन कहां आ रहा है फिजिकल कांस्टेंट्स में, या एक एल्केन हमारे पास प्योर है दूसरा इम्प्योर है, उनके बीच में हमें पता करना है कौन सा प्योर है, प्योरिटी पता करनी, तो हम क्या कर सकते हैं, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो प्योरिटी पता कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए क्या है, जैसे जैसे हम कार्बन एटम्स बढ़ाते चले जाते हैं, मतलब मीथेन है, मीथेन के बाद इथेन है, इथेन के बाद प्रोपेन है, जैसे जैसे हम एक कार्बन एटम बढ़ाते चले जाएंगे, कितना इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट में, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। मतलब रेगुलर चेंज, कैसे भाई, मीथेन था, मीथेन में एक कार्बन, हमने यहां पर क्या किया, एक और मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ये इथेन हो गया। ठीक। अब ये इथेन हो गया तो इसमें एक रेगुलर चेंज आएगा। रेगुलर चेंज क्या आएगा, ये 20 से 30 डिग्री इसमें किसमें चेंज आएगा, बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक। किसके लिए है ये, अनब्रांच्ड एल्केन्स के लिए, मतलब जब ब्रांचिंग नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स है, तो उसमें 20 से 30 डिग्री का इंक्रीज आता जाएगा एज हम क्या करते जाएंगे, उसको यहां पर कंपाउंड्स बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रांचिंग जैसे जैसे इंक्रीज होती है, जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, ये क्या करती है, बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है। मतलब जैसे जैसे हम ब्रांचिंग करते जाएंगे, अगर मेरे पास ये कोई ग्रुप है जिसमें मेरे पास 3 कार्बन की चेन है, ठीक है, मैंने यहाँ सेकंड पोजीशन पे एक CH3 ग्रुप और लगा दिया, तो अब क्या हो गया, इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है। इन कंपैरिजन टू किसके, जो ये हमारी स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। तो मतलब क्या है, जैसे जैसे हम ब्रांचिंग बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे मैं यहाँ पे ब्रांचिंग बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है। सरफेस एरिया क्या होगा, वो भी कम होता चला जाएगा। ठीक। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो अनब्रांच्ड एल्केन्स हैं, जो अनब्रांच्ड एल्केन्स हैं, जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, वो क्या करते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट हायर होते हैं। ठीक। किनसे, जिनके पास ऑड नंबर है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH4 है, ठीक, एंड
H8 है। ये दो कंपाउंड्स हैं, इनमें क्या है, ये 1 है, ये 3 कार्बन है, तो इनके बीच का इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो क्या होगा, इवन नंबर वालों से कम होगा। ठीक है, इवन नंबर वालों से कम होगा। मतलब अगर हम इथेन की बात करते हैं तो इथेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा एज कंपेयर टू ऐसे कंपाउंड जो ऑड हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास प्रोपेन था अभी, ठीक, C3H8, और दूसरा क्या लेते हैं हम, C5 ग्रुप ले लेते हैं, पेंटेन। तो पेंटेन में क्या होगा, यहां पर इसका और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा डिफर नहीं करेगा, लेकिन जो इसके बीच का ग्रुप है, मतलब C4H10 ब्यूटेन, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों होगा, बिकॉज जब हम जिनके ऐसे मेंबर्स जिनके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उनके पास क्या होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू उन कंपाउंड जिनके पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों, बिकॉज इवन कार्बन जो होते हैं, एल्केन्स जो होते हैं, वो क्रिस्टलीन फॉर्म में रहते हैं। ठीक, और अनब्रांच जो रहते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स इंटरफेयर होती रहती हैं ब्रांचिंग से। ठीक है, तो ये रीजन होता है किसका, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने और घटने का। ठीक, अब एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स जनरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक, इनसॉल्युबल होते हैं मतलब पानी में नहीं घुलते। किसमें घुलते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। एक चीज याद रखना, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से सॉल्युबलाइज हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर। ठीक, और तो और जो एल्केन्स है बेटा, यहाँ पे ये एल्केन क्या करता है, कई सारे नॉन आयनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए क्या करता है, एज अ गुड सॉल्वेंट एक्ट करता है। मतलब खुद तो ये किसमें सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, ये कई सारे नॉन आयनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एज अ मीडियम सर्व कर रहा है, किसका, फॉर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मतलब नॉन आयनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सॉल्युबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। कैसी सॉल्युबिलिटी, गुड सॉल्युबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, अब हमें देखना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़ना है। 5 आपकी हैं, जिसमें एक फ्री रेडिकल है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा थर्मल डिकम्पोजिशन, चौथा ऑक्सीडेशन और पांचवा है अदर रिएक्शन, जिसमें कई सारी रिएक्शंस आएंगी। पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमको पढ़ना है वो है हैलोजिनेशन। ये आपका 5 नंबर, 2 नंबर और 10 नंबर, 7 नंबर तक के क्वेश्चंस में आता है, ये टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, अब एल्केन्स में हैलोजिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। पहले समझो सब्स्टिट्यूशन क्या है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट। तो एक ग्रुप क्या कर रहा है, दूसरे को रिप्लेस कर रहा है, हटा रहा है, तो उसकी जगह पे आके खुद बैठ रहा है, तो वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा कोई सब्स्टिट्यूट यहां आ जाए, मतलब मुझे रिप्लेस करके कोई और आपको पढ़ाने लगे, तो वो क्या होगा, मेरा सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक, सेम यहां पर भी क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल्स क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है। अब जब होता क्या है, इसमें एक हेलो एल्केन होता है हमारे पास, या फिर एक एल्केन होता है, ये क्या है, हमारा RH है। इसको जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने पे ये एल्काइल क्लोराइड बनाता है। ठीक है, ये क्या बनाएगा, एल्काइल क्लोराइड बनाएगा, साथ में एक एसिड लिबरेट करेगा। ये कंडीशन होती है किसकी, हैलोजिनेशन की। या फिर कह लो ये हमें क्या देता है, क्लोरो एल्केन देता है, क्लोरो एल्केन्स देता है, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक, तो दो चीजें समझो। पहला क्या, एक एल्केन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, किसके प्रेजेंस में, Hμ, लाइट के प्रेजेंस में, या फिर हीट किया जाएगा 400 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो क्या बनाएगा, क्लोरो एल्केन बनाएगा और एक एसिड लिबरेट करेगा। ठीक है, यह आपका ओवरऑल है कि रिएक्शन में होता क्या है। ठीक, अब देखिए डेफिनेशन देखिए इसकी क्या है, व्हेन एन एल्केन रिएक्ट विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हीट, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एन एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन कंपाउंड। एक चीज याद रखना, बिना इस कंडीशन के कि अगर यूवी लाइट या हीट हमने नहीं दी तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, और जब ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी तो ये प्रोसेस बेकार है। ठीक है, आगे देखो, अब इसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं। इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे एल्केन्स या फिर हैलोजेंस जो है वो क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इसी के बेसिस पे हम इनको अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे पहली रिएक्शन देखो यहाँ पे क्या लिखी है, क्लोरीनेशन। अभी आपने एग्जांपल पढ़ा, क्या पढ़ा, क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन से हमें क्या मिल रहा है, क्लोरो एल्केन मिल रहा है। ठीक है, ऐसा ही हम सेम देखेंगे तो हमें क्या मिल सकता है, ब्रोमो एल्केन मिल सकता है।
आइडो एल्केन्स मिल सकते हैं। ठीक, तो हमें इसको डीप में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ये पूछा जाता है। आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। पहले एक नॉर्मल रिएक्शन देखो, देखो यहाँ पे ये क्या है, मीथेन है, ये मीथेन है, मीथेन के साथ ये क्लोरीन के एटम्स हैं, क्लोरीन के एटम्स है, तो यहाँ पर क्या है, HMu है और HCl है। ठीक, ये रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, क्लोरोमीथेन बना रहा है, क्लोरोमीथेन फिर रिएक्ट कर रहा है तो डाइक्लोरोमीथेन बनना है। ये कंटिन्यूअस रिएक्शन चलती जाती है, कब तक, जब तक हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या नहीं आ जाता, टेट्राक्लोरोमीथेन या फिर CCl4 हमें एज अ प्रोडक्ट नहीं मिल जाता। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस रिएक्शन है, ये तब तक होती रहेगी जब तक हमें इसमें एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, चेन इनिशिएशन। पहला स्टेप याद रखना क्या होता है हमेशा, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन कैसे होता है, हमारे पास क्लोरीन का एक एटम है, ठीक, ये HMu क्या होता है, लाइट होती है। ठीक, HMu होती है लाइट, तो ये HMu की प्रेजेंस में क्या करता है, ये ब्रेक हो जाता है। ठीक, ये बॉन्ड बीच से ब्रेक होता है, और कैसे ब्रेक होता है, होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब होता है जो एटम, जो भी बॉन्ड है, मतलब अगर ये क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड है, होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा, ये बीच से टूटेगा और इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास चला जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, यहां पर क्या बन के आएगा, हमारे पास दो रेडिकल्स बन के आएंगे। ये क्या हो गया हमारा होमोलिटिक क्लीवेज। अच्छा, एक और होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज, वो देखो क्या होता है, मान लो यहां पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसमें यहां पर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, या फिर अगर OH की बात करते हैं, अगर ये ग्रुप टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही लेगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ। तो ये कैसा क्लीवेज हो गया, ये हो गया हेट्रोलिटिक क्लीवेज। क्लोरीनेशन के लिए लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, होमोलिटिक क्लीवेज। तो इसमें क्या होता है रिएक्शन में, फिर से देखिए आप, क्लोरीन और क्लोरीन हमारे पास एटम था। फर्स्ट स्टेप में जब ये लाइट का इसके ऊपर इंटरफ्रेंस आएगा तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा होमोलिटिकली, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ले लेंगे और फ्री रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पहला स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन में अब क्या होगा, जो हमारा क्लोरीन का फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा, मीथेन के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, मिथाइल रेडिकल बनाएगा। ठीक, मिथाइल रेडिकल बनाएगा। देखो यहां पर क्या होगा, जैसे ये मीथेन लिखा हुआ है और क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये अगर मीथेन को हम ऐसे लिखते हैं CH3H, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्लोरीन है, ठीक, क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, ये क्या करेगा, इस बॉन्ड पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा, सबसे पहले HCl बना देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा। लेकिन अब वही दिक्कत, इसका इलेक्ट्रॉन एक खाली रह गया। ठीक, अब वो क्या बना देगा, यहां पे मिथाइल रेडिकल बनाएगा। ठीक है, क्या हुआ, यहां पे मिथाइल का रेडिकल बना। अब ये मिथाइल का रेडिकल जो बना है, ये क्या करेगा, ये फर्दर दूसरा जो क्लोरीन का रेडिकल था उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, क्लोरोमीथेन बना देगा। ठीक है, मींस जो ये मिथाइल रेडिकल आया है CH3, ये अब क्या करेगा, जो हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है उसका क्लोरीन का, इसको ब्रेक करवाएगा और यहां से एक रेडिकल लेके ये क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरोमीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये अब क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। लेकिन फिर वही कंडीशन, अभी भी हमारे पास एक Cl बचा हुआ है, तो ये Cl अभी भी यूटिलाइज होना बाकी है। तो अब इस Cl के होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये रिएक्शन रुकती नहीं है। अब ये रिएक्शन रुकती नहीं है मतलब ये प्रोडक्ट बना CH3Cl, ये फिर इसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर HCl मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, CH2Cl। फिर फर्दर ये CH2Cl रिएक्ट करेगा एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ में और क्या बनाएगा, यहाँ पर ये CH2Cl2 बना देगा, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक, फिर फर्दर रिएक्शन होगी। फिर फर्दर आगे जब हम बढ़ेंगे तीसरे पार्ट में, तब ये कंपाउंड बना CH2Cl2। देखो यहां पर फिर एक क्लोरीन फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक किया, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल ले गया ये वाला, और यहां पर क्या बना दिया, HCl बना दिया। ठीक, अब HCl बन गया, लेकिन अभी भी यहां पर क्या है, रेडिकल है। तो अब ये CHCl2 फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ में, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल, दो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेंगे, ये रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करेगा और इस हाइड्रोजन को निकाल ले जाएगा। अब यहाँ इसको सेटिस्फाई करके ये क्या बनाएगा, CHCl3। यहाँ पे क्या होगा, देखो हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक, CHCl2। अब CHCl2 पहले क्या करेगा, ये एक एक क्लोरीन फ्री रेडिकल को अपने अंदर अटैच करवाएगा।
अटैच करवाने के बाद में ये क्या बन जाएगा, CHCl3। यहाँ पे 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल जुड़ गए। अब फिर रिएक्शन होगी, अभी भी रिएक्शन रुकी नहीं है क्योंकि अभी भी इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन बाकी है। तो फिर जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो इसके ऊपर अटैक करेगा। क्लोरीन मॉलिक्यूल ने अटैक किया, ये हाइड्रोजन निकाल ले गया, यहाँ पे HCl बन गया। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर कौन सा रेडिकल आया, CCl3 रेडिकल आया। ठीक, अब ये CCl3 रेडिकल फिर इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, CCl4 बनाएगा और एक रेडिकल बनाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाता। मतलब पूरा जितना भी हमारा मीथेन है कंपाउंड में वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में चेंज नहीं हो जाता, तब तक ये रिएक्शन हमारी चलती रहेगी। अब चेन, तीसरा स्टेप क्या है, चेन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो फ्री मिथाइल रेडिकल है वो फ्री क्लोरीन रेडिकल के साथ में रिएक्ट करके मिथाइल क्लोराइड बना देगा। ठीक, देन जो मीथेन के कंपाउंड्स होंगे, मतलब जो 2 मिथाइल रेडिकल्स होंगे वो क्या बना सकते हैं, इथेन बना सकते हैं, और क्लोरीन दोनों आपस में जुड़ के एक क्लोरीन का एटम मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, तो ये थी चेन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें देखिए हमने 3 प्रोसेस पढ़े। 3 प्रोसेस में कौन कौन से थे, पहला था चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में क्या है, चेन इनिशिएशन में क्लोरीन टूट रहा है। ठीक, चेन इनिशिएशन में क्लोरीन टूट रहा है 2 पार्ट्स में। यहां पे देखिए कैसे होमोलिटिकली टूट रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इसके पास। ठीक, रेडिकल्स बन गए यहाँ पे। चेन प्रोपोगेशन में क्या हुआ, यहाँ पर मीथेन था, मीथेन के साथ क्लोरीन था, दोनों रिएक्ट करेंगे। क्लोरीन इसका एक रेडिकल लेके क्या करेगा, HCl बना देगा। अब HCl बन गया, यहाँ पे क्या बना, मिथाइल रेडिकल बना। मिथाइल रेडिकल फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, क्लोरो मीथेन बनाएगा। ठीक, ये हो गई चेन प्रोपोगेशन का फर्स्ट पार्ट। लेकिन जैसा मैंने बताया ये चेन रुकती नहीं है अंटिल जब तक ये सारे हाइड्रोजन एटम्स कंज्यूम होके HCl में कन्वर्ट नहीं हो जाते, तब तक ये चेन नहीं रुकती है। ठीक, तो ये रिएक्शन होती रहेगी। कब तक होती रहेगी, जब तक CCl4 नहीं बन जाता। CCl4 क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। ठीक, देन लास्ट स्टेप क्या आता है, चेन टर्मिनेशन, जिसमें जितने भी रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स हैं वो क्या करेंगे, आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना लेंगे या कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ठीक है, चाहे वो मिथाइल और क्लोराइड फ्री रेडिकल हो, चाहे 2 मिथाइल के फ्री रेडिकल्स हो, चाहे 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स हो। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपका ब्रोमिनेशन भी होता है। ठीक है, ब्रोमिनेशन का भी प्रोसेस सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है, मैकेनिज्म भी सेम है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मैंने बताया अभी आपको क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें हम एटम्स को रिप्लेस करा देते हैं दूसरे एटम से। तो अब हमें इसमें कई सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है, जैसे कि नाइट्रेशन रिएक्शन है, सल्फोनेशन है, क्लोरोसल्फोनेशन है, तो ये सारी आपको पढ़नी है। अब यहां पर क्या है, देखिए पहली रिएक्शन कौन सी है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होगा, जब हम किसी एल्केन में एक एल्केन में से एक हाइड्रोजन ग्रुप निकाल के उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, NO2 ग्रुप लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा एक नाइट्रो एल्केन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, नाइट्रो एल्केन हो जाता है। अच्छा, ये रिएक्शन होती कहां, किस कंडीशन में है, इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, 450 से 500 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, नहीं तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखिए हमने क्या लिया, यहाँ पे एक एल्केन ले लिया, एल्केन के साथ में हमने HNO3 ले लिया। HNO3 को इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, HONO2। ये अब ये क्या होगा, एक ये H और एक OH क्या करेंगे, लिबरेट होके क्या बना देंगे, निकल के क्या बनाएंगे, वाटर बना देंगे। ठीक, और ये R और NO2 आपस में बॉन्ड बनाएंगे और क्या बन जाएगा, यहाँ पे नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। ठीक, तो ये किसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, नाइट्रो ग्रुप के साथ में। एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे N-हेक्सेन। ठीक, N-हेक्सेन में का फॉर्मूला क्या होता है, C6H14। C6H14 हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, C6H13 और एक बॉन्डिंग दिखा दी, वही हमने यहां किया है। अब हमने HNO2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई, तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और इस वाले OH ग्रुप के साथ क्या करेगा, मिलके वाटर बना देगा। और यहां पर क्या आ जाएगा, अब हेक्सेन बचा और नाइट्रो ग्रुप बचा, तो हमारे पास बन के आ जाएगा नाइट्रो हेक्सेन। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब हाईयर टेम्परेचर पे क्या होता है, पार्शियल क्लीवेज होता है। ठीक, जब टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा होता है, वहां पे पार्शियल क्लीवेज होता है, पूरी तरीके से कभी कभी ये कंपाउंड्स नहीं टूट पाते, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्केन्स देखने को मिलते हैं। ठीक, मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्केन्स देखने को मिलते हैं। तो एक ऐसी कंडीशन भी आती है जिसमें टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे जो एल्केन्स हैं वो प्रॉपर क्लीवेज नहीं शो करते। तो जब प्रॉपर क्लीवेज नहीं शो करते तो वहां पर क्या होगा, अलग अलग टाइप के नाइट्रो एल्केन्स हमें एक ही मिक्सचर में देखने को मिलेंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल प्रोपेन का यहाँ पे दिया हुआ बुक में देखिएगा,
समझ में आएगा आपको। देन दूसरी रिएक्शन है इसमें कि सल्फोनेशन रिएक्शन। अच्छा, सल्फोनेशन क्या होता है? सल्फोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सल्फर ग्रुप, मतलब SO2 ग्रुप का SO3H ग्रुप का या SO2 ग्रुप का जुड़ जाना ही क्या होता है? सल्फोनेशन होता है। ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? देखिए, एक एल्केन है हमारे पास में। एल्केन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? हेक्सेन सल्फोनिक एसिड बना रहा है और वाटर लिबरेट कर रहा है। ठीक है, कैसे? देखो, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये OH निकलेगा, ये क्या बनाएगा? वाटर बना देगा। ठीक है, अब क्या बचा? C6H13। अब C6H13 और जो SO3H बचा, ये और ये क्या करेंगे? कंबाइन होके C6H13 SO3H बना देंगे और ये क्या है हमारा? हेक्सेन सल्फोनिक एसिड है। ठीक, देखिए क्या होता है इसमें? हाइड्रोजन एटम ऑफ कंपाउंड को हम किससे रिप्लेस करते हैं? सल्फोनिक एसिड ग्रुप से, जो कि है SO3H ग्रुप। ठीक, ये रिएक्शन लोअर एल्केन्स नहीं देते। तो लोअर एल्केन्स नहीं देते जैसे कि मीथेन नहीं देगा, इथेन नहीं देगा, प्रोपेन नहीं देगा। ये रिएक्शंस कौन दे सकते हैं? पेंटेन है, हेक्सेन है, ये सारे ग्रुप्स ये रिएक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा पार्ट आता है, तीसरी टाइप की रिएक्शन इसमें कौन सी आती है? क्लोरोसल्फोनेशन। क्लोरोसल्फोनेशन में क्या होता है? हम इसमें सल्फोनिल क्लोराइड ग्रुप को सल्फोनिल क्लोराइड ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कराते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ में। सल्फोनिल क्लोराइड ग्रुप क्या है? SO2Cl ग्रुप। SO2Cl ग्रुप को हम लोग क्या कराते हैं? सब्स्टिट्यूट कराते हैं अपने एल्केन में, तो हमारे पास क्या बन के आता है? क्लोरोसल्फोनिक एल्केन बन के आता है। ठीक, देखो इसमें क्या हो रहा है, यहां पर भी एक एल्केन ग्रुप है। ठीक, एल्केन ग्रुप के साथ में यहाँ पे HOS, मतलब ये क्या है? SOCl2 के साथ में हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहां पर वही चीज होगी, ये यहां से निकल जाएगा। ठीक, निकलेगा, यहां पे वाटर बनाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास? एल्केन सल्फोनिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे होती है? ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही होती है। ठीक, अब जब हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और क्लोरोसल्फोनेशन की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिप्लेसमेंट जो है, मतलब जो हाइड्रोजन एटम्स हट रहे हैं, जिनकी जगह पे दूसरे ग्रुप्स आके जुड़ रहे हैं, उसकी प्रायोरिटी सीरीज क्या है कि ये सबसे ज्यादा किसमें होता है? टर्शरी में ऑब्जर्व किया जाता है, देन सेकेंडरी में एंड देन प्राइमरी में। ठीक, मतलब सबसे ज्यादा किसमें होगा? सबसे ज्यादा होगा प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में एंड देन टर्शरी में। ठीक है, देन नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं पायरोलिसिस या क्रैकिंग। इसमें क्या होता है? इसमें हायर एल्केन्स जो होते हैं वो छोटे एल्केन्स में, स्मॉलर एल्केन डेरिवेटिव्स में टूट जाते हैं। ठीक, एक सर्टेन कंडीशन इनको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर की कंडीशन इनको दी, हाई टेम्परेचर की कंडीशन दी, तो ये क्या हो गए? ब्रेक हो गए स्मॉलर कंपोनेंट्स में। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पायरोलिसिस कहते हैं। ठीक, या फिर कह लो ये जब जो हायर एल्केन है, जब इसका डिकम्पोजिशन होता है किसकी प्रेजेंस में? हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में, तो ये क्या करेंगे? ये ब्रेक हो जाएंगे स्मॉलर कंपोनेंट्स में और क्या बना देंगे? स्मॉलर एल्केन्स बना देंगे। ठीक है, या फिर स्मॉलर एल्कीन्स बना देंगे। ठीक, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? पायरोलिसिस कह रहे हैं। अब अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं, मतलब हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन करा रहे हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करने के लिए, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रैकिंग कहते हैं। ये आपके दोनों जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज पायरोलिसिस एंड व्हाट इज क्रैकिंग। ठीक, तो आप क्या बताएंगे? पायरोलिसिस क्या है? जब हम हाई टेम्परेचर पे हायर एल्केन्स को डिकम्पोज कराते हैं तो वो क्या करते हैं? स्मॉलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, उनमें ब्रेक हो जाता है। ठीक, और क्रैकिंग क्या है? जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करा रहे हैं किसका? एल्केन्स का या कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स का, तो वो क्या करते हैं? सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? क्रैकिंग कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए क्या है, जैसे कि ऑक्टेन जब डिकम्पोज कराया जाता है तो उससे कई सारे ग्रुप्स बनते हैं। ऑक्टीन बनता है, हेप्टीन और मीथेन निकल सकते हैं, हेक्सेन और इथीन निकल सकते हैं, हेक्सीन और इथेन निकल सकते हैं। ठीक, ये एक प्रोसेस हो गया, मतलब एक तरीके से ये डिकम्पोजिशन है। दूसरा देखो और क्या क्या है, पेंटेन और प्रोपीन, पेंटीन और प्रोपीन, ब्यूटेन, ब्यूटीन एंड ब्यूटेन, इथीन, मीथेन, कार्बन। मतलब जब ये हायर एल्केन्स डिकम्पोज होते हैं एट हाई टेम्परेचर तो ये कई सारे कंपाउंड्स में ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? पायरोलिसिस। और जब थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रैकिंग। ठीक, नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन पे। ऑक्सीडेशन में क्या है? ऑक्सीडेशन में देखिए
आता है पहला टॉपिक कंबशन, मतलब जब हम इसको बर्न कर रहे हैं। कंबशन का मतलब क्या होता है? बर्न कर रहे हैं। तो जब हम एल्केन्स को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। किसी भी एल्केन को बर्न करो वो अल्टीमेटली आपको क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देगा। ठीक, अगर मतलब कंप्लीट कंबशन नहीं होता, फॉर एग्जांपल मीथेन का अगर कंप्लीट कंबशन नहीं होता, ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट हम उसको नहीं देते हैं, ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे कार्बन ब्लैक मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है कंबशन किसका? एल्केन्स का। जब हम इसकी क्या करा रहे हैं? बर्निंग करा रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लिबरेट कर रहा है। ठीक है, और अगर इनसफिशिएंट बर्निंग कराते हैं तो हमें कार्बन ब्लैक मिलता है। किन कंपाउंड्स की? जैसे कि मीथेन। ठीक, मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे थे, बर्निंग करा रहे थे, लेकिन सफिशिएंट सप्लाई नहीं दी ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे CO2 ना बन के क्या बन गया? कार्बन ब्लैक बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को एट अ फास्टर रेट कराते हैं, उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होना। ठीक, इसमें क्या होगा? जो हमारा कंपाउंड है, मतलब एल्केन है, अगर हम उसको किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन के अंडरगो करवा रहे हैं, तो वो क्या करेगा? अपने रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक, देखो जैसे यहाँ मीथेन है, अगर ये कॉपर एज अ कैटलिस्ट 200 डिग्री सेल्सियस पे हम लेके इसको ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, तो हमें कंपाउंड कौन सा मिल रहा है? मीथेनॉल। वहीं पे अगर हम मॉलिब्डेनम ऑक्साइड ले रहे हैं और 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट करा रहे हैं, तो हमारा मीथेनॉल फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो ऑक्सीडेशन पे क्या होगा? एल्केन्स के या तो अल्कोहल बनेगा, या एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जो कि किस पे डिपेंड करता है? हम कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए या फिर इसके डिकम्पोजिशन ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक, ये टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है? इस कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। हम बस लास्ट टॉपिक कवर करते हैं, यूजेस ऑफ पैराफिन्स। ये जो बाकी के एग्जांपल्स हैं ये इसी से रिलेटेड है। आप देखिएगा, ना समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। यूजेस ऑफ पैराफिन्स क्या है? पैराफिन्स किस चीज में यूज हो रहे हैं? सबसे पहले इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं। कहां पे? एज अ फ्यूल। सबसे ज्यादा कहां किस तरीके से यूज होता है? एज अ फ्यूल। ठीक, देन ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज होता है। ल्यूब्रिकेंट्स क्या होते हैं? जो फ्रिक्शन को कम करते हैं। ठीक, देन सॉल्वेंट्स, और अभी मैंने बताया था कि एक बहुत अच्छे सॉल्वेंट होते हैं किसके लिए? नॉन आयोनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। तो जैसे हम अगर कोई प्रोसेस चला रहे हैं जिसमें हमें प्योरिटी करनी है ओर्स की या फिर किसी चीज की, तो हम उसमें इनको यूज कर सकते हैं। ठीक, देन किसके लिए? स्टार्टिंग मटेरियल, पेंट बनाने के लिए, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स बनाने के लिए, सिंथेटिक रबर, रेजिन, पेस्टिसाइड, सिंथेटिक डिटर्जेंट, पेट्रोकेमिकल्स, इन सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए एल्केन्स ही क्या है? सबसे पहले प्रिफर्ड कंपाउंड है। ठीक, कैसे? देखो यहाँ पर जो एल्केन्स होते हैं वो पेट्रोकेमिकल्स बनाने में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन से निकलते हैं। ठीक, तो ये गुड सॉल्वेंट की तरह भी एक्ट करते हैं। ठीक, तीसरा क्या है? देखो नेचुरल गैस यूज्ड इन हाउस होल्ड, जो आजकल सप्लाई हो रही है, जैसे PNG सप्लाई है, तो वो सब क्या है? वो एल्केन डेरिवेटिव्स हैं। ठीक, तो हम उसको भी यहाँ पे यूज करते हैं। बाकी रेफ्रिजरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। देन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, जिसमें क्या आता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक, हम इसलिए इसको भी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG की तरह भी एल्केन्स का यूज कर सकते हैं। देन LPG को हम प्रोपेलेंट्स की तरह यूज करते हैं। प्रोपेलेंट्स क्या होते हैं? जो हमारे डीओज में, स्प्रेज में भरे जाते हैं, वो प्रोपेलेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मोटर फ्यूल्स की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, आइसोब्यूटीन क्या करता है? आइसोब्यूटेन जो है वो गैसोलीन वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करता है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन में हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? आइसो ऑक्टेन, ये रेफरेंस फ्यूल है किसके लिए? ऑक्टेन रेटिंग के लिए। जैसे हम लोग जब पेट्रोल डीजल लेते हैं तो उसमें ऑक्टेन का कभी कभी मिलावट की जाती है। ठीक, तो वो क्या करते हैं? ऑक्टेन रेटिंग देते हैं हमारे कंपाउंड्स को। तो ये किसके लिए भी यूज होते हैं? एंटीनॉक इंजन फ्यूल्स के लिए। ठीक, और ऑक्टेन रेटिंग ऑफ फ्यूल्स के लिए, कितनी ऑक्टेन उनमें प्रेजेंट है। ठीक, लास्ट हेक्सेन किस लिए यूज होता है? ग्लू की तरह भी यूज होता है, मतलब एक एडिसिव की तरह भी यूज होता है, एडिसिव की तरह भी हेल्प करता है, जिससे हम क्या बना सकते हैं? वॉलपेपर बना सकते हैं, रेनकोट्स बना सकते हैं और हैंडबैग्स। इसके अलावा फार्मेसी में इसका सबसे बड़ा यूज है किसमें? एज अ सॉल्वेंट, और कई सारे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ये क्या होते हैं?
प्रिकर्सर्स होते हैं, ठीक, मतलब जिनसे हम और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना पाए, ये वैसे कंपाउंड्स होते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था हमारा एल्केन्स के बारे में ये पूरा टॉपिक था। अब इसमें आपको अगर कोई भी डाउट हो फर्दर तो आप नीचे कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में और बताइएगा, फिर उसको फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसे हम उस दिक्कत को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।